जब कुदरत का कहर टूटता है तो इंसान को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्लाइट 571 की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। ये विमान एक ऐसी बर्फीली पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया जहां ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसे हालात में जिंदा रहने के लिए यात्रियों को अपने ही साथियों के मांस का सहारा लेना पड़ा। पूरे 72 दिनों तक वे लोग बर्फीली मौत से लड़ते रहे और एक एक करके उनके दोस्त और परिवार के सदस्य उनकी आंखों के सामने दम तोड़ते गए। ये कहानी है इंसानी जज्बे और खौफनाक मजबूरी की। आखिर कैसे इन लोगों ने इतने भयानक हालात में खुद को जिंदा रखा? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपका दिमाग सचमुच हिल जाएगा। 12 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 ने उरुग्वे से उड़ान भरी। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग सवार थे। इनमें ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त शामिल थे। ये सभी खिलाड़ी सैंटियागो में एक मैच खेलने जा रहे थे। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कर्नल फेरेडास, जो एक मुख्य पायलट थे। उनके साथ को पायलट लागुरारा थे, जिन्हें वे ट्रेनिंग दे रहे थे। शुरुआत में मौसम बिल्कुल साफ और ठीक था। प्लेन धीरे धीरे एंडीज पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पहाड़ों के ऊपर पहुंचते ही अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं और घने बादल छा गए, इसलिए पायलट को मजबूरन प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में उतारना पड़ा। सभी यात्रियों ने वहां एक रात बिताई। अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम थोड़ा बेहतर हुआ। हालांकि पहाड़ों पर अभी भी बादल छाए हुए थे, फिर भी पायलट को भरोसा था कि वे सुरक्षित सैंटियागो पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो इसी रास्ते पर पहले 29 बार उड़ान भर चुका था। दोपहर 2:18 पर प्लेन ने मेंडोजा से फिर उड़ान भरी। अब उन्हें लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय करना था, जिसमें करीब 45 मिनट लगने वाले थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। प्लेन का इंजन इतना पावरफुल नहीं था कि वो सीधे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से उड़ सके। इसलिए पायलट ने सीधा रास्ता लेने के बजाय एक लंबा रास्ता चुना, जिसे प्लानचोन पास कहा जाता है। ये एक पहाड़ी रास्ता था जो ऊंची ऊंची चोटियों के बीच से होकर गुजरता था और जहां से कम ऊंचाई में निकलना आसान होता था। दोपहर के लगभग 3:20 का समय था। को पायलट लागुरारा ने यहीं एक बड़ी गलती कर दी। घने बादलों की वजह से उन्हें नीचे जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अपनी घड़ी और प्लेन की रफ्तार देखकर अंदाजा लगाया कि वे क्यूरिको शहर पार कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल टावर से संपर्क किया और कहा कि वे क्यूरिको शहर पार कर चुके हैं और अब सैंटियागो की ओर उतर रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और थी। तेज हवाओं की वजह से प्लेन की रफ्तार धीमी हो गई थी और उनका अंदाजा गलत निकला। वे अभी भी बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच थे और क्यूरिको शहर से काफी दूर थे। लेकिन पायलट को लगा कि वे पहाड़ पार कर चुके हैं। कंट्रोल टावर को भी ठीक ठीक पता नहीं था कि प्लेन उस समय कहां था, क्योंकि रडार पर फ्लाइट 571 दिखाई नहीं दे रही थी। जब पायलट ने बताया कि वे क्यूरिको शहर पार कर चुके हैं, तो कंट्रोल टावर ने उसी पर भरोसा कर लिया। उन्हें लगा कि प्लेन सच में पहाड़ पार कर चुका होगा। इसी भरोसे पर कंट्रोल टावर ने प्लेन को नीचे उतरने की अनुमति दे दी। अब पायलट ने धीरे धीरे प्लेन को नीचे उतारना शुरू किया। जैसे ही प्लेन बादलों के नीचे आया, पायलट ने देखा कि सामने अभी भी एंडीज की ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही हैं। उन्हें समझ आ गया कि वे अभी पहाड़ पार नहीं कर पाए हैं। तभी अचानक सामने एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। पायलट ने तुरंत प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराया और टूटकर अलग हो गया। पीछे बैठे यात्री अपनी सीटों समेत हवा में उड़ गए। इनमें से 3 यात्री उसी पल हवा में ही मारे गए। इसके बाद प्लेन एक और पहाड़ी से टकराया, जिससे उसका बायां पंख भी टूटकर अलग हो गया। अब केवल प्लेन का आगे का हिस्सा बचा था, जो करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे फिसलता हुआ एक ग्लेशियर से जा टकराया। इस भयानक टक्कर के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब बचे हुए लोगों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो उनके सामने तबाही का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। प्लेन के अंदर सीटें उखड़कर एक दूसरे के ऊपर गिर चुकी थीं। कई यात्री सीटों के बीच बुरी तरह फंस गए थे। कुल 45 लोगों में से 12 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जिनमें पायलट भी शामिल थे। जो लोग जिंदा बचे थे, वे बुरी तरह घायल थे। किसी की हड्डियां टूटी थीं, कोई खून से लथपथ था और हर तरफ दर्द और चीख पुकार गूंज रही थी। इन सब के बीच रोबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो
जो मेडिकल के छात्र थे तुरंत घायल लोगों की मदद करने लगे। उन्होंने प्लेन के फटे हुए कपड़ों और सीटों के कवर का इस्तेमाल करके लोगों के घाव बांधने शुरू किए। सोचिए, करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ और ठंड के बीच बिना किसी दवा या सर्जिकल सामान के वे सिर्फ हिम्मत और समझदारी के दम पर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 विमान रवाना किए गए। इन चारों विमानों ने एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में उन लोगों को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि विमान एक ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहां चारों तरफ सफेद बर्फ और घना कोहरा फैला हुआ था। ऊपर से देखने पर प्लेन का रंग भी सफेद ही दिखाई देता था, जिस कारण रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। इधर इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की जानलेवा ठंड। प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह खुला हुआ था, जिससे बर्फीली हवाएं सीधे अंदर आ रही थीं। जैसे ही सूरज ढला, तापमान लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ठंड से बचने के लिए उन्होंने यात्रियों के सूटकेस और प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके दीवार की तरह खड़ा कर दिया ताकि हवा कम अंदर आए। रात में उन्होंने एक दूसरे के पास सटकर लेटना शुरू किया ताकि शरीर की गर्मी से खुद को जिंदा रख सकें। इसी बीच एक चमत्कार हुआ। नैंडो पराडो, जिन्हें सब लोग मरा हुआ समझकर मलबे के एक ठंडे कोने में छोड़ चुके थे, 3 दिन बाद नैंडो पराडो कोमा से जाग उठे। होश में आते ही उन्हें पता चला कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं और उनकी बहन सूसी गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद करीब 6 दिनों तक नैंडो ने अपनी बहन को अपनी गोद में संभाल कर रखा। वे हर पल उसे जिंदा रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन सूसी की चोटें बहुत गहरी थीं। वो भी कोमा जैसी हालत में चली गई थीं। 21 अक्टूबर की शाम को उन्होंने नैंडो की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। अब इन सभी को प्यास सताने लगी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। कई लोगों ने बर्फ खाने की कोशिश की, जिससे उनके शरीर का तापमान गिर गया और उन्हें उल्टियां होने लगी। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। प्लेन की एल्यूमिनियम की चादरों का इस्तेमाल करके वे सूरज की रोशनी में बर्फ पिघलाने लगे ताकि पानी मिल सके। जिंदा रहने का ये उनका पहला बड़ा सबक था। पहली ही रात ने उन्हें समझा दिया कि एंडीज में जिंदा रहना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ हर सांस के लिए कुदरत से लड़ना पड़ेगा। फिर भी उनके दिल में एक उम्मीद थी कि अगली सुबह रेस्क्यू टीम आएगी और उन्हें बचा कर ले जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इंतजार पूरे 72 दिनों तक चलने वाला है। हादसे को कई दिन गुजर चुके थे। कड़ाके की ठंड, भूख और अपनों को खोने के दर्द के बीच सभी की नजरें हर वक्त आसमान पर टिकी रहती थीं। उन्हें उम्मीद थी कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा और इस बर्फीली जगह से उन्हें बचा कर ले जाएगा। लेकिन एंडीज के पहाड़ बहुत विशाल थे। बर्फ के बीच पड़ा छोटा सा सफेद प्लेन ऊपर से देखना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान उन्हें विमान के मलबे में एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। कई दिनों की मेहनत और टूटे हुए तारों को जोड़ने के बाद आखिरकार उसमें सिग्नल आ गया। अब हर सुबह वे सभी रेडियो के पास इकट्ठा होते, इस उम्मीद में कि शायद आज उनकी तलाश की कोई खबर सुनाई दे। फिर आया 11वां दिन। रेडियो पर उरुग्वे का एक न्यूज चैनल चल रहा था। अचानक अनाउंसर की आवाज गूंजी, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल तोड़ दिया। खबर थी, एंडीज के पहाड़ों में लापता हुए विमान की तलाश अब बंद कर दी गई है। अब किसी के जीवित बचने की उम्मीद नहीं है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। आप पहले से ही दुनिया से कटे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है और अब आपकी अपनी सरकार और परिवार ने भी मान लिया है कि आप जिंदा नहीं हैं। ये सुनते ही कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। कुछ ने भगवान से सवाल करना शुरू कर दिया। उस क्षण उन्हें लगा कि अब शायद मौत ही उनका इंतजार कर रही है। लेकिन इसी गहरी निराशा के बीच नैंडो पराडो खड़े हुए। उन्होंने अपने साथियों से ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, दोस्तों, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे, जैसे वे कुछ अजीब कह रहे हों। नैंडो ने आगे कहा, अच्छी खबर इसलिए क्योंकि अब हमें किसी और का इंतजार नहीं करना है। अब हमें खुद को खुद ही बचाना होगा। उम्मीद मर चुकी थी, लेकिन जिंदा रहने की जंग अभी शुरू हुई थी। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो वे हार मानकर बर्फ में दफन हो जाएं, या फिर वो करें जिसकी कल्पना भी कोई इंसान नहीं कर सकता। हादसे को अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। प्लेन में जो थोड़ा बहुत खाने लायक सामान था, कुछ बिस्किट, चॉकलेट बार और वाइन की कुछ बोतलें, सब खत्म हो चुका था। वहां न कोई पेड़ था, न कोई जानवर, न ही घास का एक छोटा सा टुकड़ा। चारों तरफ सिर्फ मीलों तक फैली बर्फ थी और हड्डियां जमा देने वाली ठंड।
भूख अब अपना असर दिखाने लगी थी। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे। कई लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसी हालत में उनके बीच एक ऐसी चर्चा शुरू हुई जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। उन्हें समझ आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो शायद उनके पास एक ही रास्ता बचा है, अपने उन साथियों के शरीर का मांस खाना जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। वे सभी गहरे धार्मिक और कैथोलिक विश्वास रखने वाले लोग थे। उनके लिए ये सिर्फ भूख मिटाने का सवाल नहीं था, बल्कि ये उनके विश्वास और जिंदगी के बीच की जंग थी। कई घंटों तक आपस में बहस चलती रही। किसी ने इसे पाप कहा तो किसी ने इसे मजबूरी और शायद ईश्वर की इच्छा माना। आखिर में उन्होंने एक दूसरे से एक पक्का वादा किया। सबने एक दूसरे की आंखों में देखकर कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे शरीर का सहारा लेना ताकि तुम जिंदा रह सको और दुनिया को हमारी कहानी बता सको। ये न नफरत थी न पागलपन, ये एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने का वादा था। सबसे पहला कदम रॉबर्टो कैनेसा ने उठाया। उन्होंने समझाया कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये कदम उठाना ही होगा। उन्होंने कांच के एक टुकड़े को औजार बनाकर मरे हुए शरीर से मांस अलग किया और उसे भोजन के रूप में स्वीकार किया। उस एक पल में जो उन्होंने सहा उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो वे ये कठिन फैसला लेते या फिर धीरे धीरे सब वहीं दम तोड़ देते। हादसे को 16 दिन बीत चुके थे। यात्रियों ने मलबे को ही अपना घर मान लिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने अब तक का सबसे भयानक वक्त देख लिया है, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए एक और भयंकर परीक्षा बाकी थी। 29 अक्टूबर 1972 की वो काली रात, जब सब गहरी नींद में थे। आधी रात का समय था। अचानक पहाड़ों से एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजी और उससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक विशाल एवलांच पहाड़ से नीचे फिसला और सीधे प्लेन के मलबे से जा टकराया। पलक झपकते ही प्लेन का मलबा बर्फ से पूरी तरह ढक गया। जो लोग सो रहे थे वे हजारों टन बर्फ के नीचे दब गए। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और मौत का साया था। बर्फ इतनी कड़ी थी कि हिलना भी नामुमकिन था। कई लोग नींद में ही दम घुटने से जान गंवा बैठे। नैंडो पराडो का चेहरा बर्फ के बिल्कुल पास था, जिससे उन्हें थोड़ी सी हवा मिली। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से बर्फ खोदना शुरू किया और अपनों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, इस हादसे ने 8 और जिंदगियां छीन ली। इनमें रग्बी टीम के कप्तान मार्सेलो पेरेज भी शामिल थे, जो अब तक सबका हौसला बढ़ा रहे थे। बाहर बर्फीला तूफान इतना तेज था कि वे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। अगले 3 दिन तक बचे हुए लोग उस तंग और अंधेरे मलबे के अंदर बर्फ में दबे रहे। उनके पास हिलने की भी जगह नहीं थी और उन्हें अपने मृत साथियों के शरीर के ऊपर ही बैठना पड़ता था। ये वो पल था जब कई लोगों ने जीने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। ऑक्सीजन भी कम होने लगी थी। उन्होंने प्लेन के कॉकपिट की खिड़की में डंडे से छेद किया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। 3 दिन बाद जब तूफान थमा और वे बाहर निकले तो नजारा बदल चुका था। उनका घर यानी प्लेन का मलबा अब बर्फ के नीचे दफन था। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि अगर वे अभी यहाँ से नहीं निकले तो एंडीज उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हादसे को अब 60 दिन बीत चुके थे। दिसंबर का महीना आ चुका था और बर्फ थोड़ी पिघलने लगी थी, लेकिन बचे हुए 16 लोग अब बेहद कमजोर और कंकाल जैसी हालत में थे। उन्हें पता था कि अगर अगले कुछ दिनों में यहाँ से नहीं निकले तो वे कमजोरी से ही मर जाएंगे। इंतजार का समय अब खत्म हो चुका था। 12 दिसंबर 1972 को 3 लोग, नैंडो पराडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजेंटिन, जो सबसे कम घायल थे, ये लोग यहाँ से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उनके पास न कोई नक्शा था, न पहाड़ों पर चढ़ने के जूते और न ही कोई विशेष गियर। उनके पास था केवल विमान के इंसुलेशन से बनाया गया एक देसी स्लीपिंग बैग और जिंदा रहने की अटूट इच्छा शक्ति। नैंडो पराडो ने अपनी मर चुकी मां और बहन का एक छोटा सा जूता अपने पास रखा था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे इसे घर वापस लेकर जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कठिन चढ़ाई शुरू की। सामने 17,000 फीट ऊंचा पहाड़ था। हर कदम पर वे मौत से जूझ रहे थे। हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। 3 दिन की भयानक चढ़ाई के बाद जब वे चोटी पर पहुंचे, उन्हें लगा कि दूसरी तरफ चिली की हरियाली नजर आएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उनके होश उड़ गए। सामने कोई हरियाली नहीं थी, केवल मीलों तक फैले और भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। ये वो पल था
जब कोई भी हार मान सकता था। लेकिन नैंडो पराडो ने रोबर्टो कैनेसा की तरफ देखा और कहा, हो सकता है हम मौत की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन मैं अपनी आंखों में मौत को देखते हुए आगे बढ़ना पसंद करूंगा। उन्होंने विजिंटन को वापस भेज दिया ताकि उनका राशन बचा रहे और नैंडो और रोबर्टो अकेले आगे बढ़ गए। अगले 10 दिन वे लगातार चलते रहे। उनके पैर सूज चुके थे, त्वचा झुलस चुकी थी और शरीर लगभग जवाब दे चुका था। लेकिन फिर अचानक नजारा बदलने लगा। बर्फ कम होने लगी और घास दिखाई देने लगी। कुछ दूरी पर उन्हें कुछ गायें दिखाई दी। हादसे का 71वां दिन। नैंडो और रोबर्टो की हालत इतनी खराब थी कि वे अब एक कदम भी नहीं चल सकते थे। तभी उन्होंने नदी के दूसरी तरफ 3 लोग घोड़ों पर सवार देखे। उनमें से एक का नाम था सर्जियो कैटलन। वो चिली का एक चरवाहा था जो अपनी गायों को चराने के लिए उस इलाके में आया था। नैंडो और रोबर्टो नदी के एक किनारे थे और चरवाहा दूसरी तरफ। नदी का बहाव इतना तेज था कि वे उसे पार नहीं कर सकते थे। चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज तेज बहते पानी और शोर में दब गई। सर्जियो को लगा कि ये शायद कुछ पर्यटक या शिकारी हैं। उसने चिल्लाकर कहा, टुमारो। चूंकि शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। इसके बाद वे लोग वापस चले गए। अगले दिन सुबह सर्जियो फिर वापस आया। उसने देखा कि ये 2 लोग अभी भी वहीं हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। तब उसने पत्थर में लपेटकर एक कागज और पेंसिल नदी के पार फेंकी। नैंडो ने कांपते हाथों से वो ऐतिहासिक संदेश लिखा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं उस विमान से हूं जो पहाड़ों में गिरा था। मेरे 14 दोस्त अभी भी वहां मलबे में हैं। हम बहुत कमजोर हैं। हमारे पास खाना नहीं है। कृपया हमें बचाएं। ये संदेश पढ़कर सर्जियो तुरंत मदद के लिए 10 घंटे की घुड़सवारी करके पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा। 22 दिसंबर 1972 को मलबे के पास बचे हुए 14 यात्रियों ने अचानक आसमान में गड़गड़ाहट सुनी। ये कोई बादल नहीं थे, बल्कि चिली वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर थे। 72 दिनों के नरक के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी जान बचती देखी। वे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। दुनिया जिसे पहले मौत मान चुकी थी, वो अब चमत्कार बनकर लौट रही थी। जब ये 16 लोग वापस आए तो पूरी दुनिया दंग रह गई। एंडीज के उन बर्फीले पहाड़ों में जहां कोई एक हफ्ता भी नहीं बच सकता था, ये लोग 72 दिनों तक मौत से लड़कर वापस आए थे। इस घटना को नाम दिया गया मिरेकल ऑफ द एंडीज। फ्लाइट 571 की ये कहानी सिर्फ एक प्लेन हादसे की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे, कभी हार न मानने वाली उम्मीद और उस दोस्ती की जिसने मौत को भी हरा दिया। अगर आपको इस बहादुर सफर की कहानी प्रभावित कर गई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में उन 16 सर्वाइवर्स के लिए रेस्पेक्ट जरूर लिखें।